आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में एक बार फिर सांप्रदायिकता की साजिश की बू आई है। बेगूसराय में शिवलिंग तोड़े जाने से गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा तो बीजेपी नेता गिरिराज सिंह बिहार सरकार के साथ ही INDIA गठबंधन पर जोरदार उन्होंने हमला बोला है। बेगूसराय में फिर सांप्रदायिक हिंसा की आग भड़की है। असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग तोड़ डाला, जिस पर लोगों में बेहद गुस्सा है। घटना लाखू थाना इलाके के खातोपुर की है। घटना के बाद सांप्रदायिक उबाल आ गया। लोगों का आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने नशे की हालत में शिवलिंग को तोड़ डाला। लोगों के हो हंगामे के बीच प्रशासन की टीम भी कैंप कर रही है। गुस्साए लोगों ने NH 31 को जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोपी के दुकान में भी तोड़फोड़ की गई। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस के सामने ही गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की। लोग नहीं रुके, दुकानों में तोड़फोड़ करते रहे। लोगों ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की और आंदोलन जारी रखने का भी ऐलान किया। इस बीच मौके पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार और INDIA अलायंस पर जमकर हमला बोला। जब से इंडिया बना है गठबंधन और सनातन को खत्म करने की बात की गई, तब से ऐसी घटना हिंदुओं को समाप्त करने की बात हो रही है। और आज बेगूसराय एकदम शहर में खातोपुर में शिवलिंग को तोड़ दिया। फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होगा। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अभी स्थिति सामान्य है, थोड़ी सी विधि व्यवस्था हो गई थी लेकिन अंडर कंट्रोल है। किस लिए लोग हंगामा कर रहे थे? एक सूचना मिली थी कि शिवलिंग को कोई खंडित किया है, लेकिन किसने खंडित किया है या किसके द्वारा किया गया है इस बात की पुष्टि अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। सूचना मिली थी कि मंदिर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ मचाई गई थी। उसके आलोक में प्रशासन की कार्रवाई की जा रही है और स्थिति में कुछ लोगों ने इसमें भेदभाव करने की भी कोशिश की थी। उन लोगों को हल्का लाठीचार्ज करके हटाया गया है। सांप्रदायिक तनाव ने एक बार फिर से प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हो हंगामे के बीच सवाल यही कि बेगूसराय को सांप्रदायिकता की आग में किसने झोंका? क्या सोची समझी साजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया गया? वैसे पुलिस की जांच रिपोर्ट आने और आरोपी के पकड़े जाने का ही लोगों को इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से शैलेंद्र और संतोष की रिपोर्ट। जेडीयू नेता और विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने सीएम नीतीश कुमार को PM पद का प्रमुख दावेदार बताया। महेश्वर हजारी ने कहा कि बिहार ही नहीं देश की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। साथ ही यह भी उम्मीद जताई कि INDIA गठबंधन में नीतीश कुमार के नाम पर आम सहमति बनेगी। नीतीश कुमार जी के सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है, जो 5 बार कैबिनेट मंत्री रहे वहाँ भारत सरकार में, जिन्होंने इतना दिनों से मुख्यमंत्री रहे। तो सारे गुण हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास है प्रधानमंत्री बनने के लिए। इसलिए भारत की जनता नहीं, भारत के जनता समाजवादी विचारधारा के जितने लोग हैं सबको चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के पद के दौर में। ये इंडिया गठबंधन में तो अभी तत्काल आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी पर सब कुछ सहमत है। आज न कल जरूर घोषणा होगी और होगा तो नीतीश कुमार जी का ही नाम का घोषणा होगा। ठीक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक कड़े मार्ग में जेडीयू के सभी प्रकोष्ठ के नेताओं और प्रवक्ताओं के साथ अहम बैठक की है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। इस बैठक में सीएम ने प्रवक्ताओं और पार्टी नेताओं को चुनाव और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के कई टिप्स दिए। बैठक खत्म होने के बाद जब प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और प्रवक्ता बाहर निकले तो बैठक को काफी सकारात्मक बताया। तो नीतीश कुमार का बैठकों का दौर जारी है और आज भी उन्होंने महत्वपूर्ण बैठक की और सबसे महत्वपूर्ण की उसमें तमाम जेडीयू के प्रवक्ताओं ने भी भाग लिया। इस वक्त प्रवक्ताओं की पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। कुछ प्रवक्ता चले गए लेकिन अभी भी प्रवक्ताओं के कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद है। नीरज जी, लड़ाई का बिगुल बज चुका है और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हमला का दौर है और
जो भी बीजेपी हो या फिर आपका गठबंधन एक दूसरे पर तीखा हमला कर रहा है और हर उस बिंदु को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है जिस बिंदु से अपने विरोधियों को मात दिया सके। क्या आज के बैठक में कुछ इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि कैसे अपने विरोधियों को जवाब देना है? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली है वो शिष्ट कार्यशैली है। तो अपनी उपलब्धियां जो समाज के विभिन्न तबकों के बीच जो हमने काम किया है, समाज में बगैर तनाव फैलाए और यात्रा हमने कहां से प्रारंभ किया और कहां तक हम पहुंचे हैं, तो ये हमारी उपलब्धि है, सकारात्मक एजेंडा है। तो जो विरोधी पक्ष हमारी नीति और नीयत पर जब सवाल खड़ा करता है तो निश्चित रूप से हमारे प्रवक्तागण जवाब देते हैं, लेकिन इसमें यह जोड़ कर करके हमारे काम का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा है, कैसे समाज में परिवर्तन हुआ है, कैसे देश में इन बातों की चर्चा हुई, हर घर बिजली से लेकर करके दलित समुदाय के बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा झंडा फहराना, ये ऐसी कुछ कार्य योजना है जिसकी चर्चा देश में गूंज, जिसकी सुनाई पड़ी है। तो अपनी उपलब्धियों को भी चिन्हित करके अपनी बात को कहना, ये हम लोग को निर्देशित किया गया और यह कहा गया है कि पार्टी के वरीय नेता आपको विभिन्न स्तरों पर उनका समय लेकर के उनका दिशा निर्देश आप लेते रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये अभी महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही है। महिला आरक्षण तो क्या जननी तो बिहार रहा है और वो तो अभी चुनावी जुमला कर रहा है। इन सारी बातों को हम लोगों को बताया गया है। नहीं, मजबूती के साथ हम लोग पलटवार करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। और ये तो हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में पूरी पार्टी और हम सभी लोग बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी राजनीतिक पूंजी हमारे पास है। और हमारे पास तो नीतीश कुमार जी जैसे नेता हैं, इतनी इंपॉर्टेंट पूंजी है कि मजबूती के साथ हमने पहले भी भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है, आगे भी देंगे। राजू जी, कैसे हमला बोलेंगे? चूंकि आपके तरफ बीजेपी की तरफ से कई बार सम्राट चौधरी सीधे नीतीश कुमार को टारगेट कर लेते हैं। सम्राट चौधरी का काम ही है कि जो है मैं बिना दिमाग का कोई बात बोलना। हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम जो किया है उसके आधार पर हम सभी लोग बोलते हैं, और जो बिहार ने अपनाया वही देश ने अपनाया। गांव में रोडवा तो हम बनाए। तो ये थे जेडीयू के तमाम प्रवक्ता जिन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महत्वपूर्ण टिप्स दिया। और आने वाले समय में अगर जेडीयू के प्रवक्ताओं का हमला और तीखा दिखे कोई असर की बात नहीं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। सीताराम येचुरी ने शुक्रवार को पटना में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात पर जब तेजस्वी से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इंडिया में सब कुछ ठीक है, लेकिन जब यही सवाल बिहार के सीएम नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने खुलकर कुछ नहीं बोला। पत्रकारों से बस इतना कहा कि मौसम का मजा लीजिए। शीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में जल्दी सीट शेयरिंग सहित रैलियों पर सहमति बनाने की बात हुई, लेकिन अब तक ना तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया है और तो और भोपाल की प्रस्तावित रैली भी रद्द कर दी गई, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या INDIA में सब ठीक है। इस सवाल पर हो रही चर्चा के बीच ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी पटना आए। पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और फिर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से। मुलाकात के बाद सीताराम येचुरी ने बताया कि INDIA गठबंधन को और कैसे मजबूत किया जाए, इस बात पर चर्चा हुई। नीतीश जी और लालू जी से सब दोनों से मतलब यही बात हुई है कि आने वाले दिनों में ये इंडिया गठबंधन जो है इसे और मजबूत कैसे किया जा सकता है। सीताराम येचुरी से मुलाकात पर जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर कोई पेच नहीं है। शीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। इतने बड़े कोई सोचता था कि जो है जो साथ नहीं बैठते थे अब बैठने लगे हैं। 3-3 बैठकें हो गई, कमेटियों की बैठक हो गई, सारी चीजें जो है स्मूथ चल रहा है। हम लोग क्या कोई दिक्कत नहीं है। और खास तौर पर बिहार में तो कोई झंझट ही नहीं है इंडिया अलायंस को लेकर के। सीताराम येचुरी से मुलाकात पर जब यही सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी पूछा गया तो पहले तो वो कुछ बोले नहीं और फिर पत्रकारों से ये कहकर चलते बने कि बरसात का आनंद लीजिए। नीतीश कुमार की मुस्कुराहट, साथ में चुप्पी और फिर पत्रकारों को मौसम का आनंद लेने की सलाह देने के बाद फिर से वही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या INDIA में सब ठीक है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती और इस मौके पर बेगूसराय के सिमरिया में रामधारी सिंह दिनकर उच्च विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने दिनकर की कविताओं का जिक्र किया और दिनकर को साहित्य की आत्मा बताया। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने भी दिनकर को याद किया। दिनकर कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, कभी झुके नहीं। दिनकर कभी विद्रोही कवि के रूप में रहे, कभी राष्ट्र कवि के रूप में रहे। दिनकर अपनी रचनाओं के कारण लोगों में जाने गए। सीधे से न चलता है, न ये दोहे से चलता है। समझ लो खूब सारे सल्तनत लोहे से चलता है। समझ लो खूब सारे सल्तनत लोहे से चलता है। दिनकर के शब्दों में जो तीखापन है, उसमें आम जनता की जो व्यथा है, हम सब जानते हैं। देश आजाद होने के 1 वर्ष पूर्व ही उनकी कालजयी रचना कुरुक्षेत्र आई थी। यूं तो उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था, लेकिन युधिष्ठिर और भीष्म के माध्यम से उन्होंने समाज के लिए मन में जो द्वंद्व चल रहा था, उसको जिस प्रकार से अभिव्यक्ति दी और कहा, पापी कौन मनुष्य से उसका न्याय छुड़ाने वाला, या कि न्याय खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला। इस सवाल को सुनकर ये महसूस होता है कि चेतना के ऐसे परम शिखर पर, विचारों की ऐसी गहराई में कोई रहस्यदर्शी ही गोता लगा सकता है। और पटना से बड़ी खबर, अलीनगर कॉलोनी में दिन दहाड़े डकैती हुई है। रिटायर्ड क्लर्क के घर डकैती हुई और बंधक बनाकर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। लाखों के जेवर और कैश लूटकर फरार हो गए बदमाश। गर्दनीबाग थाना इलाके की यह घटना है, जहां रिटायर्ड क्लर्क के घर पर डकैती हुई है और बताया जा रहा है कि कैश लूटकर फरार हुए हैं और लाखों के जेवर भी उन्होंने लूटे हैं। गर्दनीबाग थाना इलाके की यह घटना है। जमुई में लगातार बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई घरों में पानी भर जाने से लोग परेशान हैं। हालात ये हैं कि सड़क और नाली का पानी लोगों के आंगन और बेडरूम तक पहुंच गया, जिससे खाने पीने और रहने तक की परेशानी हो रही है। कई घरों के लोगों ने अपने परिवार को दूसरी जगह भेजा है। शहर के बिहारी मोहल्ले का जायजा लिया केसी कुंदन ने। जमुई में लगातार बारिश के कारण शहर के उन मोहल्लों में जो निचला इलाका है, घरों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि बारिश का पानी बाहर निकल नहीं रहा है और नाला से पानी निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे बिहारी मोहल्ले के घर की, जहां देख सकते हैं कि जो घर है उसके कमरों में, जैसे रूम है, वहां पर पानी जा चुका है। और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि एक बेडरूम है और यहाँ पर देख सकते हैं कि बेडरूम में भी पानी है। और ऐसे कई घर यहाँ पर है इस मोहल्ले में जो पानी से जलमग्न हो चुका है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किचन के पास जो गैस चूल्हा रखा हुआ है, जो खाना बनाने का काम आता है, वहां की तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देख सकते हैं कि वो भी पानी में डूबा हुआ है। और हम एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि ठीक उसे सटे एक बेडरूम है, जहां भी देखा जा सकता है कि किस तरह से पानी है वहां पर। और ये स्थिति अगर देखा जाए तो बहुत सारे घरों में है, और खास करके वो घर जो निचले भाग में है, निचले हिस्से में है, और जहां पर जो घर है चारों तरफ पानी पानी है। और ऐसी स्थिति में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। कई लोग घर छोड़कर दूसरे जगह पलायन कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा क्या परेशानी हो रही है। बहुत पानी जम चुका है, पानी निकलने का अथी नहीं है, सिस्टम नहीं है, नाला ताला सब जाम है, पानी निकलने का साथी नहीं है। फुल फैमिली परिवार इधर उधर, खाना दूसरे के घर जाके खा रहे हैं, ला रहे हैं बाहर से, कुछ आने के लिए कर कोई जाता नहीं है उठाने के लिए। पानी जमा हुआ है रोड पे पूरा। और बाकी लोग, घर के लोग सब दूसरे फैमिली के यहाँ चले गए हैं, सारे को पहुंचा दिए फैमिली के पास। ये कब होता है इस तरह से, अगर बारिश कब होता है? हाँ, बारिश होता है, नाला जाम हो जाता है तो आ जाता है हम लोग के घर पानी। उधर वाला सारा पानी मेरे घर आता है, रोड पर वाला जितना है सारा पानी इधर ही आ जाता है। और यह समस्या अगर देखा जाए तो इन लोगों का कहना है कि जब भी बारिश होती है तो इसी हालात में इन्हें गुजरना पड़ता है और काफी मुश्किल होती है। जरूरत है कि निकासी की व्यवस्था, पानी की निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ हो, ताकि जल जमाव से बाहर तो बाहर अंदर भी लोग बच सके। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।
वैशाली में हुई लगातार बारिशों से भारी नुकसान हुआ है। अस्पताल से एनएच तक पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। केले की फसल को नुकसान हुआ है। गरौल स्थित केला अनुसंधान केंद्र में करीब 12.5 एकड़ में केले की फसल डूब गई। इसमें से 3.5 एकड़ में लगी फसल पूरी तरह से डूब चुकी है। बिजली नहीं होने से पानी निकालने में परेशानी हो रही है, जिससे कि फसलों को नुकसान पहुंचा है। अभी तो 12.5 एकड़ केला मेरा यहाँ लगा हुआ है, तो जिसमें 3.5 एकड़ जो अभी नया पौधा लगा उसको अधिक क्षति होने का डर है। तो उसमें अधिक पानी है, थोड़ा लोलैंड भी है, तो उसको पहले हम निकालेंगे। और मेरा नेचुरल तरीका से पानी बाहर। कितना इंच पानी जमा होगा उसमें? 1 फीट का आसपास है, 12 इंच पानी। दरभंगा का सबसे बड़ा अस्पताल डीएमसीएच एक बार फिर डूब गया है। हालात ये हैं कि डीएमसीएच के कई वार्डों और परिसर में पानी जमा है, जिसकी वजह से पूरे अस्पताल परिसर में गंदगी का अंबार लगा है। डेंगू वार्ड में भी पानी जमा होने से मरीजों को परेशानी हो रही है। मेडिसिन विभाग के परिसर में 2 से 3 फीट तक पानी लगा हुआ है, जहां तक कि इमरजेंसी, ओपीडी, पैथोलॉजी और शिशु वार्ड के साथ ही कॉलेज अधीक्षक कार्यालय और हॉस्टल्स में भी पानी घुस गया है, जिससे मरीजों के इलाज पर असर पड़ा है। 10 बार जाते हैं आते हैं, तो क्या उससे गंदगी से? गंदगी है, नरक है, गंदगी है, मच्छर भी काफ़ी है। हाँ, कोई देखने वाला नहीं, पूरा एकदम पानी से जगमग है पूरा। सब आज वैसे ही बीमार पड़ रहा है, सांप बिच्छू ककरू सब घूम रहा है पानी में। मुंगेर में लगातार बारिश की वजह से 3 मकान जमींदोज हो गए, जबकि कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। घरों के गिरने से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा है। सदर प्रखंड के नवागढ़ी दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में गंगा किनारे नवागढ़ी दक्षिणी के रामदेरी पहाड़ पर बने मिट्टी के कच्चे घर गिर गए। पीड़ित परिवारों को अब तक प्रशासन से मदद की उम्मीद है। बिहार का पहला ऐसा कॉलेज जहां छात्रों के लिए म्यूजियम कम आर्ट गैलरी स्थापित किए गए हैं, जिससे छात्रों को कला के साथ विलुप्त हो रही चीजें और धरोहर की जानकारियां मिल रही हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के टीपीएस कॉलेज ने यह पहल की, जिसमें जाते ही कला से लेकर ज्ञान विज्ञान की सारी जो जानकारियां हैं वो मिल रही हैं। वहीं इतिहास की यादें भी ताजा हो रही। जायजा लिया रजनीश कुमार ने। कॉलेज में म्यूजियम कम आर्ट गैलरी की स्थापना की गई है, जिसकी चर्चा हर तरफ है। तो कैसा है म्यूजियम और आर्ट गैलरी, वो आपको हम दिखाते हैं। देखिए, आकर्षक यहाँ पर जो है पेंटिंग लगाए गए हैं और विलुप्त हो रही चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही कई ऐसे लैब की सामग्री भी है जो कॉलेज में आज से 5 दशक पहले जो है देखने को मिल रहा था, में ना जाकर अब ये म्यूजियम में स्थापित किया गया है। तो तमाम ऐसी चीजें आप देख सकते हैं जो केमिस्ट्री लैब के मटेरियल्स हैं, उसके साथ रेडियो है। देख सकते हैं ये रेडियो है, जो रेडियो शायद आप भी नहीं देखे होंगे। जो नई सोच और नई परिकल्पना है, कितना फायदा होगा इससे। देखिए, ऐसा हमारी ये सोच थी, कुछ छात्रों को ऐसा चीज दो, लोगों को समझे कि हमको भूतकाल में क्या मिला था, उसको दिखाए हैं और लोग यहाँ बहुत आकर छात्र लोग देखते हैं। हमारे भविष्य में योजना है कि सोमवार को हम सभी के लिए खोलें। ये हमारी योजना है, लोग देखेंगे कैसे क्या होगा। और कई हमारे पेंटिंग हैं जो विदेश से आए हैं, फ्रांस वगैरह से आए हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को जानकारी दें कि म्यूजियम क्या होता है, आर्ट गैलरी क्या है, क्या सब खासियत है और क्या विशेषता है, वो भी जरा दिखाइए। देखिए, ऐसे बताते हैं आपको। देखिए, ये हमारा जो है केमिस्ट्री विभाग से आया है, ये फेंका हुआ था, इसको ये लग गया। इसमें ब्लड वगैरह जो टेस्ट होता था, देखिए इसी टेस्ट होता था, ये रखा था, ये टेस्ट के लिए है। और अभी आपने बताया, देखिए वो आपका ये है स्पीकर है, देखिए सुनते थे लोग। और देखिए टेप राइटर मशीन है, पेंटिंग देखिए, ये सब कहाँ से पेंटिंग हुआ है? वो फ्रांस से है, टोक्यो से आया है, ये सब पेंटिंग मेरे के यहाँ है। देखिए, हमारा म्यूजियम को स्थापित करने का पर्पस ही यही है कि हम अपने इतिहास और हमारा जो धरोहर है उसको संजोग के न केवल रखें, बल्कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको हम कम्युनिकेट भी करें, उन तक हम उसको ट्रांसफ़र। देश पलायन कर रहा था, मजदूर, किसान, खासतौर से जो गरीब तबका था हमारा, वो किस तरह से पलायन कर रहा था। तो एक तरफ आप देखिए ये रेलवे लाइन है और दूसरी तरफ सड़क है, सड़क और मार्ग, और सिर्फ इस रोटी के लिए ये पलायन था। और आज उस रोटी के खातिर कितनों की जानें चली गई। तो ये अंकित, ये खून के। और एक और हम देख रहे हैं कि टैगोर साहब की यहाँ पर जो है दुर्लभ प्रतिमा लगाई। ये हमने उनकी मूर्ति रखी है
चूंकि हम लोगों ने ये खुद एक बहुत अच्छे और बड़े पेंटर थे। आज के समय में चर्चा इस बात की है कि टीपीएस कॉलेज में जो लैब है उसके साथ साथ जो म्यूजियम है वो आज छात्रों के लिए एक बड़ा संदेश भी देता नजर आ रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। भागलपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में डेंगू के 150 मरीजों का इलाज चल रहा है। अभी तक जिले के सरकारी अस्पतालों में लगभग 600 मरीज डेंगू से पीड़ित होकर भर्ती हो चुके हैं, जबकि डेंगू से अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। डेंगू का डंक लगातार जारी है और शहर में जो है लगातार मरीजों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। अभी हम जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के फैब्रिकेटेड वार्ड में हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सारे सीट जो है एक तरह से कहा जाए तो फुल हैं और लगातार यहाँ पर डेंगू मरीजों का इलाज हो रहा है। और यहाँ पर जो है खुद अस्पताल के जो लोग हैं, मैनेजर हैं, वो खुद जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। सर, अभी तक कुल कितने पेशेंट यहाँ भर्ती हैं आज के दिन में? अभी यहाँ पे 111 पेशेंट है। हाँ। और टोटल सर अगर माना जाए तो टोटल लगभग 140 प्लस पेशेंट है। 140 प्लस पेशेंट यहाँ है। हाँ जी। और मुझे इमरजेंसी में भी है। इमरजेंसी में कुछ होगा जो वहाँ पॉजिटिव आते हैं, फिर वो ट्रांसफर होकर हमारे यहाँ लगभग 150 पेशेंट कहा जा सकता है। हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अभी तक जो है 150 के लगभग जो है पेशेंट आ चुके हैं आज के दिन में। और कुल मरीजों की संख्या कहा जाए डेंगू की अभी तक तो अस्पतालों में लगभग 600 हो चुके हैं। अभी तक जो शुरुआती दौर से अभी तक 600 पेशेंट से ज़्यादा जो है भर्ती हो चुके हैं। वहीं जो प्राइवेट नर्सिंग होम हैं उसमें भी कई मरीज हैं। कहा जा सकता है कि डेंगू का डंक लगातार जारी है और लोग जो है डेंगू के कहर से परेशान हैं और जिनका इलाज जो है अस्पतालों में किया जा रहा है। कुल 3 लोगों की मौत की बात जो है अस्पताल प्रबंधन के द्वारा की जा रही है। वहीं प्राइवेट को अगर जोड़ा जाए तो इसका आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। आगे देखिए जोहार झारखंड।